वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है सिंचाई। साथियों, सिंचाई नामक शीर्षक को दो भागों में आपके सामने प्रेषित किया जाएगा। आज सिंचाई नामक शीर्षक का भाग 1 मैं आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। इस भाग में आप निम्नलिखित बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सिंचाई क्या है। नंबर 2, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नंबर 3, सिंचाई की आवश्यकता के कौन कौन से कारण हैं। नंबर 4, फसलों की जल मांग क्या है। नंबर 5, मिलानी बिंदु क्या है। नंबर 6, जल संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। तो आइए आज इन्हीं 6 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंचाई क्या है। साथियों, फसलों के सफल उत्पादन हेतु पौधों की उचित वृद्धि व विकास हेतु कृत्रिम रूप से या बाहरी रूप से फसलों में पानी देने को ही सिंचाई कहा जाता है। आइए जानते हैं नंबर 2, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो निम्न बिंदुओं से हम जान सकते हैं कि फसलों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बिंदु नंबर 1, पौधों में अधिकांश भाग पानी का होता है, जो 85 से लेकर 90% तक पाया जाता है। इस भाग को पौधों में मेंटेन बनाए रखने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण घोल के रूप में करते हैं। साथियों, जब मृदा में पानी की कमी हो जाती है तो पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण करने में असमर्थ होते हैं और ऐसे में पौधा कमज़ोर हो जाता है, सूख जाता है। और यदि सिंचाई कर दी जाए तो पौधे पुनः पोषक तत्वों का अवशोषण करने लगते हैं और अपनी वृद्धि व विकास करते हैं। अगला है, पानी के ही माध्यम से पौधे अपना ताप नियंत्रित करते हैं। ग्रीष्म काल में जब तेज धूप पड़ती है तो पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से अधिकांश जल को वाष्पित कर अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, साथियों, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पानी की आवश्यकता पड़ती है। पौधा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी के सहयोग से अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। इसीलिए पौधों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, जानते हैं नंबर 5, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों
की वृद्धि व विकास के लिए जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी के अभाव में पौधों के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जैसे राइजोबियम आदि निष्क्रिय हो जाते हैं। पौधों के लिए लाभदायक कीट जैसे केंचुआ जमीन में दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। अगला है नंबर 6, मृदा में पाए जाने वाले पौधों के अवशेष, जंतुओं के अवशेष, कुल मिला के कहें कि जैविक पदार्थ का डिकम्पोजिशन यानी अपघटन नमी की सहायता से ही होता है। यदि उनमें नमी न हो या मृदा में नमी न हो तो उनका डिकम्पोजिशन यानी अपघटन नहीं हो पाता, उसमें दीमक लग जाती है, हानिकारक कीट पैदा हो जाते हैं जिससे फसलों को हानि होती है। अगला पॉइंट नंबर 7, साथियों जैसा कि अभी बताया था कि जैविक पदार्थ पौधों के अवशेषों में यदि दीमक लग जाए तो उनके नष्ट करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के माध्यम से भी दीमक को नष्ट किया जा सकता है। साथियों अगला पॉइंट नंबर 8, ऊसर भूमि के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साथियों ऊसर भूमि सुधार की एक भौतिक और यांत्रिक विधि का नाम है लीचिंग विधि या फ्लशिंग विधि। ये दोनों ही विधियों में पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें घुलनशील लवणों को पानी में घोलकर खेतों से बहा दिया जाता है या ऐसा ही पानी को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे कि घुलनशील लवण पानी के साथ जमीन के अंदर लीच कर जाते हैं, निछालित हो जाते हैं और इस प्रकार लवणीय तथा क्षारीय मृदा को सुधारा जा सकता है। साथियों आइए जानते हैं सिंचाई पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं सिंचाई पर प्रभाव डालने वाले कारक। नंबर 1, ताप। साथियों तापमान का सिंचाई पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। यदि वायुमंडल का तापमान उच्च होता है तो सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, निम्न तापमान में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं नंबर 2, आर्द्रता। साथियों उच्च ताप निम्न आर्द्रता में सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। यदि वायुमंडल की आर्द्रता निम्न हो तो सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होगी, उच्च आर्द्रता में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। आइए जानते हैं नंबर 3, मृदा का प्रकार। साथियों यदि बलुई मृदा में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ क्ले मृदा हो, सिल्ट हो, इनमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इन मृदाओं की जल धारण क्षमता अधिक होती है और बलुई मृदाओं की जल धारण क्षमता कम होने के कारण उनमें सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। साथियों आइए नंबर 4 जानते हैं मृदा में ह्यूमस की मात्रा। साथियों जिन मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है उन मृदाओं में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और जिन मृदाओं में ह्यूमस अथवा जैविक पदार्थों की मात्रा कम होती है उन मृदाओं में सिंचाई की
ज़्यादा आवश्यकता होती है। आइए नंबर 5 जानते हैं, वायु की गति। साथियों, जब हवाएं तेज चलती हैं तो भी सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है और मंद हवाओं में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। चलिए, ये तो रहे हमारी सिंचाई की आवश्यकता के कुछ प्रमुख कारण कि जिनका सिंचाई पर प्रभाव पड़ता है। साथियों, आइए जानते हैं फसलों की जल मांग क्या है। किसी फसल के द्वारा उसके संपूर्ण जीवन काल में जितने पानी की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, उसके संपूर्ण जीवन काल में जितने पानी की आवश्यकता होती है वह उस फसल का जल मांग कहलाती है। जल मांग के अंतर्गत फसल के जीवन काल के दौरान जो भी पानी विभिन्न कारणों से नष्ट होता है वो शामिल किया जाता है। जैसे सरफेस रन ऑफ के द्वारा जो पानी नष्ट होता है वो जलमांग क्षमता के अंदर काउंट किया जाता है। लीचिंग के द्वारा जो पानी नष्ट होता है, इनफिल्ट्रेशन के द्वारा जो पानी नष्ट होता है, सीपेज के द्वारा जो पानी नष्ट होता है, एवोपरेशन के द्वारा जो पानी नष्ट होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो पानी नष्ट होता है और उनकी विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पानी नष्ट होता है वो उस फसल की जल मांग के तहत कैलकुलेट किया जाता है। इससे हमारी फसल की जल मांग प्रभावित होती है। जैसे यदि ट्रांसपिरेशन रेट कम है, फोटोसिंथेसिस रेट कम है, लीचिंग कम हो रहा है, तो ये सब हमारी मृदा की जल मांग क्षमता को घटा देते हैं। अगर यही दरें यदि बढ़ जाएं तो हमारी फसलों की जल मांग क्षमता भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं विभिन्न फसलों के लिए मृदा में कितनी नमी होना आवश्यक है। तो मक्का के लिए 9.9% नमी, धान के लिए 10.1% नमी, गेहूं के लिए 10.4% नमी और मटर के लिए 12.2% नमी का होना आवश्यक है। साथियों, अब जानते हैं विल्टिंग पॉइंट यानी मिलान बिंदु क्या है। साथी, विभिन्न माध्यमों से जब मृदा से पानी लगातार नष्ट होता रहता है तो जैसे जैसे पानी मृदा से नष्ट होता जाता है, मृदा में वाटर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वाटर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, पौधों की जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित करने की क्षमता भी कम होती जाती है और एक बिंदु ऐसा आ जाता है कि पौधे की जड़ें मृदा में उपस्थित पानी को अवशोषित करने में असमर्थ होती हैं। बस यही बिंदु जो होता है उसी को हम मिलान बिंदु कहते हैं। मिलान बिंदु पर कोई फसल की जो कोशिकाएं हैं उनमें स्थित पानी बाष्पीकरण द्वारा उड़ने लगता है और जिस दर से पानी उड़ता है उस दर से पौधे की जड़ें पानी को अवशोषित करने में असमर्थ होती हैं। परिणाम यह होता है कि पौधे की कोशिकाएं शिथिल पड़ जाती हैं,
पौधा मुरझा जाता है। मिलानी दो प्रकार की होती है या विल्टिंग पॉइंट दो प्रकार का होता है। नंबर एक अस्थाई यानी टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, नंबर दो स्थाई यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो आइए जानते हैं कि अस्थाई यानी टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट क्या होता है या अस्थाई मिलानी क्या होती है। जब पौधा मुरझा जाए पानी की कमी के कारण और उसमें यदि पानी डाल दिया जाए और पौधा फिर से हरा भरा और एकदम सीधा हो जाए, तो इस प्रकार की विल्टिंग जो है वो अस्थाई विल्टिंग होती है। पानी की पूर्ति होते ही ये विल्टिंग समाप्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं नंबर दो स्थायी यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वह बिंदु है जिस पर पौधे की जड़ों का मृदा में पानी के अवशोषण से पूरा कनेक्शन कट जाता है और ऐसी विल्टिंग के समय यदि मृदा में पानी को दोबारा से दिया जाता है किंतु पौधे की जड़ें उसे अवशोषित नहीं कर पाती, परिणाम यह होता है कि पौधा दोबारा से फिर सीधा नहीं हो पाता और पौधा अंतिम रूप से सूख जाता है। तो इस प्रकार की विल्टिंग को हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। साथियों, आइए जानते हैं अंतिम पॉइंट, मृदा में जल संरक्षण के उपाय। तो मृदा में जल संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर एक, मल्चिंग द्वारा, जिसे बिछावन भी कहा जाता है। बिछावन या तो त्रिपाल वगैरह को मृदा के ऊपर बिछा दिया जाए या पौधों के अवशेषों को मृदा के ऊपर बिछाकर जल का संरक्षण करने को ही मल्चिंग कहा जाता है। नंबर दो आता है खेत की जुताई। साथियों, खेत की जुताई करने से मृदा भुरभुरी हो जाती है और भुरभुरी मृदा कड़क मृदा की अपेक्षा ज़्यादा जल को अवशोषित कर लेती है और ज़्यादा जल अवशोषित होगा तो वह जल्दी से पानी से वाष्पित नहीं हो पाएगा, काफ़ी समय तक मृदा में संरक्षित रहेगा। नंबर तीन आता है जैव पदार्थों को मिलाना। मृदा में यदि जैव पदार्थ मिला देते हैं तब भी मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और पानी को आसानी से वाष्पित नहीं होने देती है। नंबर चार, पाटा लगाना। साथियों, मृदा को जोतकर यदि खुला छोड़ दिया जाए तो जुती हुई मृदा का जो सतह है वो एक्चुअल भूमि से या एक्चुअल खेत से ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर प्रकाश की किरणें भी ज़्यादा पड़ती हैं, परिणामतः मृदा में ज़्यादा वाष्पीकरण होता है और पानी जल्दी से लॉस हो जाता है। यदि मृदा में पाटा लगा दिया जाए तो जो मृदा का वास्तविक सरफेस के बराबर ही कृषित क्षेत्र हो जाता है। परिणाम यह होता है कि सूर्य की किरणें कम क्षेत्र पर पड़ती हैं और ऊपर से एक लेयर कठोर हो जाती है जो मृदा को वाष्पित नहीं होने देती है। परिणाम यह होता है कि जल कम से कम नष्ट होता है। साथियों, ये रहे कुछ हमारे मृदा में जल संरक्षण के उपाय। इसी के साथ हमारा आज का शीर्षक समाप्त होता है। अगले शीर्षक सिंचाई भाग 2 में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।